आज का टॉपिक रहेगा स्टेटमेंट कंक्लूजन में। ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा था, वो पढ़ के आना जो पीछे लेक्चर आए थे उसके। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन। सबसे पहला मैंने क्या बोला था कि आपको इसमें स्टेटमेंट अजम्पशन हो या कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट को यूनिवर्सल ट्रूथ मानना, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, स्टेटमेंट को यूनिवर्सल ट्रूथ मानना, उसमें अपना दिमाग आपको नहीं लगाना। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। क्वेश्चन 1 देखो, पर यहां पे स्टेटमेंट अजम्पशन वाला पढ़ के आना, उसके बाद ही यहां पे आना। अब यहां पे है, इन ए वनडे मैच द टोटल रन्स made by a team were 200. Out of these, 160 runs were made by spinners। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दे दी उसने। अब कंक्लूजन क्या पूछ रहा है? कंक्लूजन में पूछ रहा है, पहली कंक्लूजन है, क्या 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। दूसरी स्टेटमेंट है, ओपनिंग बैट्समैन और स्पिनर्स। अब अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे कि भैया 200, वो बोल रहा है कि वनडे क्रिकेट मैच था जहां पे 200 रन तो टोटल बने। ठीक है, 200 में से 160 रन जो तो स्पिनरों ने मार दिया। तो उसमें हम चलेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब। दिमाग से चलोगे तो तुम्हें लगेगा, अब स्टेटमेंट में कहीं दिया है कि 80% टीम में स्पिनर्स थे। क्या स्टेटमेंट में यहाँ पे है? जो चीज़ स्टेटमेंट में नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना भैया, लॉजिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा। लॉजिक से नहीं चलता यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला चलता है कि जो चीज़ स्टेटमेंट में दी है वो है यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट से मिला के हम ये निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे तो फिर गलत हो जाएगा। आया समझ? यहाँ पे 2 + 2 4 होता है, वो वाला हिसाब किताब है। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट विद माइंड करना है कि जो आप पढ़ोगे वो अपनी पिक्चर बनाओ दिमाग में। अब देखो, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स कहीं लिखा हुआ है, 160 बनाया अगर स्पिनर्स ने, इसका मतलब ये है कि 80% स्पिनर्स थे, कहीं नहीं लिखा। क्या ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर थे? यहाँ पे कहीं लिखा है ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर है, कहीं नहीं लिखा। तो ये दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएगी। अगर लॉजिक लगाओगे तो कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे अगर स्टेटमेंट से ढूंढोगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट से ये कहीं देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे तुम्हारे को क्वेश्चन क्या आया हुआ, ये तुम्हारा जो एग्जाम हुआ था डाटा एंट्री का, यहाँ से क्वेश्चन देखो। अब ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेलियर इन एग्जाम। एक कॉज बता दिया इरेगुलरिटी। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया है इरेगुलरिटी इज ए कॉज, इज ए कॉज है, ए कॉज है, इज द ओनली कॉज नहीं है कि इरेगुलरिटी ही कॉज है कि मतलब जो इरेगुलर है वो फेल ही होगा। यहां पे बोला है कि इरेगुलरिटी इज ए कॉज के मतलब बहुत सारे कॉज हो गए, उनमें से एक कॉज इरेगुलरिटी है बच्चों के फेलियर का। इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेलियर इन एग्जाम, एक तो ये बता दिया। दूसरा बता दिया उसने, कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स, सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम्स, जो होता है। अब यहां पे कोऑर्डिनेट विद अगर माइंड करोगे
अपने माइंड में ये दोनों डेफिनेशन को कोऑर्डिनेट करके पिक्चर बनाओगे तो अपनी क्लास से अगर समझोगे, जैसे तुम्हारी क्लास है तो तुम्हारी क्लास से समझोगे कि कुछ जो इरेगुलर बच्चे थे वो फेल होते थे, कुछ इरेगुलर बच्चे फेल होते थे। एक काज है ना, तो कुछ इरेगुलर पास भी होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक काज है इरेगुलर का फेल होने का। यहां पे कहीं नहीं लिखा कि जितने इरेगुलर थे सारे फेल हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट समझो, यहां पे ये अगर अपने दिमाग में पिक्चर बनाओगे, इरेगुलरिटी इज ए कॉज, बहुत सारे काज में से एक काज है इरेगुलरिटी का। यहां पे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते इज द ओनली काज कि जो इरेगुलर है वो सारे फेल होंगे, ये नहीं निकाल सकते, ठीक है। और दूसरा, कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स थे वो भी फेल हो गए, ठीक है। क्लास में तो रेगुलर आते थे पर घर जाके पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, या समझ आती थी या नहीं समझ आती थी। तो यहां पे इरेगुलरिटी एक काज है, कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स भी फेल हुए। इसका मतलब कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स पास हुए होंगे, इसका मतलब यही है ना निष्कर्ष। कुछ रेगुलर स्टूडेंट फेल हुए, इसका निष्कर्ष यही है कि कुछ रेगुलर स्टूडेंट पास हुए होंगे। इरेगुलरिटी एक काज है फेलियर का, तो इसका मतलब कुछ इरेगुलर पास भी हुए होंगे। आया समझ? तो अब यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ करो, ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर। जितने फेल्ड हैं, ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स, इन दोनों में से बताओ क्या सारे फेल्ड, ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर? भैया ऑल फेल्ड स्टूडेंट कहां से रेगुलर हो गए? यहां पे कुछ फेल्ड इरेगुलर भी तो थे। यहां पे है रेगुलर इज कॉज फॉर फेलियर इन एग्जाम, तो इसका मतलब कुछ फेल्ड तो रेगुलर भी थे, तो आराम से ही गलत हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा बोल रहा है वो, ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और नॉट रेगुलर। कुछ सक्सेसफुल, ऑल, अगर कुछ बोलता तो फिर सही हो जाता, ऑल बोला इसने, ऑल नहीं है भैया, ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर। जितने सारे सक्सेसफुल हैं वो रेगुलर नहीं आते थे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ना, कहीं लिखा है ऑल का, यहां पे इरेगुलर में भी ऑल नहीं है और रेगुलर में भी ऑल नहीं है। इरेगुलर में भी आधे पास है तो आधे फेल हैं, रेगुलर में भी आधे पास है तो आधे फेल हैं। तो ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स भी रेगुलर नहीं हो सकता क्योंकि आधे पास आधे फेल हैं। ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट भी नॉन रेगुलर नहीं, क्योंकि आधे पास आधे फेल हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आधे पास आधे फेल की स्टेटमेंट है, ठीक है। कंक्लूजन में भी आधे पास आधे फेल होना चाहिए, ऑल कहीं नहीं लगेगा दोनों में, रेगुलर ना फेल्ड रेगुलर में लगेगा ना तो फेल्ड इरेगुलर में लगेगा। आया समझ? क्योंकि ऊपर क्या हमने देखा, जो स्टेटमेंट में दी है उसी का निष्कर्ष निकालना भाई, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना, जो स्टेटमेंट में दिया इन दोनों से मिलके क्या स्टेटमेंट बनती है। अब ये देखो ना, इससे क्या बनता है, इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेलियर इन एग्जाम, मतलब कुछ कॉज है, इसका मतलब कुछ इरेगुलर बंदे जो थे वो फेल हुए होंगे तो कुछ पास भी हुए होंगे। उसने बोला सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल, कुछ रेगुलर फेल हुए तो कुछ पास भी होंगे। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकालता है, कुछ कुछ का, यहां पे भी सम पास हुए होंगे, यहां पे भी सम फेल हुए होंगे, पर यहां पे ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर के मतलब यहां पे बोल दिया कि सारे फील्ड रेगुलर हैं। पर यहाँ पे कहा रेगुलर के साथ, ये रेगुलर वाली स्टेटमेंट है ना, रेगुलर को रेगुलर के साथ जोड़ो, ये रेगुलर स्टेटमेंट है। इसको कंक्लूजन के सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल, इसका मतलब कुछ पास हुए रेगुलर। तो ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स वो रेगुलर कहां से हो गए फिर? आया समझ? तो इन दोनों के हिसाब से चलना है यहाँ पे, स्टेटमेंट असम्पशन स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों को साथ साथ लेके चलना है। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस है बस, तुम्हें जब ये आ गया 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से ऐसे ही हल हो जाएंगे। एक इसका ये क्वेश्चन है 94 से पीछे से 2 क्वेश्चन आ गए थे तुम्हारे को। अब यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ, ये भी तुम्हारे इधर से स्टेटमेंट दिया फर्स्ट, पीपल हु लिव इन बिग सिटीज crowd into jammed trains or buses. Second है they cross the street in competition with, ये बहुत ट्रिकी है, हाई पावर्ड मोटर कार्स। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट किसके आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। वहाँ पे शायद तुम्हारी की में ओनली सेकंड फॉलो है, पर ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ इसका 1 आंसर आएगा, वो देखते हैं कैसे। अब पहली स्टेटमेंट है, कंक्लूजन देखो उसकी, कंक्लूजन क्या है पहला, ट्रैफिक जैम,
इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है नॉट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि हम ट्रैफिक जाम को अवॉइड नहीं कर सकते, होगा ही होगा इन बिग सिटीज, कि ट्रैफिक जैम होगा ही होगा। अब ये कहाँ से हम ट्रैफिक जैम, इन दोनों स्टेटमेंट में कहीं ट्रैफिक जैम लिखता है? इसमें है पीपल हु लिव इन बिग सिटीज, जो बंदे बिग सिटीज में रहते हैं वो भरे होते हैं ट्रेन और बसेज में। ट्रेन और बसेज में भरने का मतलब ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि ट्रैफिक जैम होगा, इससे तो नहीं निकलता हमारा ये निष्कर्ष। अगर कोई बंदा ट्रेन और बसेज फुल हैं तो मतलब यहाँ पे अगर, अब करो कोऑर्डिनेट विद माइंड, कैसे? अब तुम मेटाडोर में देखा होगा, सुबह सुबह जाते हो तो मेटाडोर में क्या होता है, जम्मू अगर कोई रहता तो ठीक है, जम्मू में मेटाडोरों में क्या होता है, वहां पे बसेज में मेटाडोर में कैसे भरे होते हैं, तो जो भरे होते हैं इसका मतलब ये तो नहीं ट्रैफिक है, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट से हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते निष्कर्ष के ट्रैफिक जाम होगा ही होगा। पर दूसरी स्टेटमेंट देखो, दे क्रॉस, दे मतलब पीपल के लिए, वो स्ट्रीट को क्रॉस जब करते हैं उनका कंपटीशन होता है हाई पावर्ड मोटर कार्स का। इसका मतलब हाई पावर्ड मोटर कार्स जो हैं वो इतनी स्लो चल रही होती हैं कि वो लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं, इसका मतलब यही है। तो यहां से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं। पर तुम्हारे को जो की आई थी वहां पे भी गलत दिया था, उसने स्टेटमेंट 2 फॉलो कर दिया था, वो गलत है। स्टेटमेंट 1 होनी ही चाहिए, क्योंकि यहां से निष्कर्ष निकलता है स्टेटमेंट 1 का, कि अगर वो कह रहा है कि भैया वो जब लोग क्रॉस करते हैं उनका कंपटीशन किसके साथ होता है, हाई पावर्ड मोटर कार के साथ। इसका मतलब वो साथ साथ क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब हाई पावर्ड मोटर कार्स हैं, जो बड़ी बड़ी कार होती हैं वो बहुत बड़ी हाई स्पीड पकड़ लेती हैं जो जल्दी में, तो इसका मतलब वो भी ट्रैफिक जैम में इतनी फंसी होती हैं कि वो भी इतनी तेज नहीं चल सकती कि लोग उनको भी क्रॉस कर रहे हैं, उनके साथ लोगों का कंपटीशन है। इसका मतलब यहां से निकलता है कि ट्रैफिक जैम इज इनएविटेबल इन बिग सिटीज, कि ट्रैफिक जैम इनएविटेबल है, ठीक है भाई। क्योंकि यहीं से दे जब लगा दिया तो यही वाले पीपल, ये नहीं दे का आ गया ना, मतलब ये अलग स्टेटमेंट नहीं आई ना। यहाँ पे पीपल हु लिव इन बिग सिटीज के बारे में, अब तुम बोलोगे यहाँ पे बिग सिटीज तो है नहीं, भैया बिग सिटीज के बारे में बात कैसे कर रहा है, क्योंकि इन्हीं पीपल के लिए उसने दे लगा दिया, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट नीचे फॉलो की, तो ये बिग सिटीज की बात चल रहा है, दे क्रॉस द स्ट्रीट इन कंपटीशन, तो इसलिए यहां से यही स्टेटमेंट जब ये फॉलो की तो बिग सिटी यही वाला आ गया। उसके बाद इस स्टेटमेंट में लिखा है कि ट्रैफिक जैम का, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। तो बहुत ट्रिकी है ये, ठीक है, पर समझना पड़ता है इसको। दूसरा लिखा है ट्रैवलिंग इज वेरी डिफिकल्ट, अब यहां पे तुम्हें पता चलेगा, वहां पे फॉर बिग सिटी पीपल। अब यहां पे बताओ मुझे, ये वेरी डिफिकल्ट कहीं वर्ड यूज किया गया कि कहीं से आप यहां पे मुश्किलात देख सकते हो कि बहुत डिफिकल्ट है जी, हम तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते, ये कहीं लिखा है, यहां पे स्टेटमेंट में दिया है कहीं। पीपल हु लिव इन, वो भरे होते हैं, यहां से वेरी डिफिकल्ट कहीं पता चला, वो लोग क्रॉस कर रहे हैं, यहां पे वेरी डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वेरी डिफिकल्ट का पता चला, ठीक है ना। वेरी डिफिकल्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वेरी डिफिकल्ट कहीं नहीं नजर आ रहा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, भैया ना के बराबर होता है वेरी डिफिकल्ट, समझ आया। डिफिकल्ट होता तभी हम सोचते, पर वेरी डिफिकल्ट जब उसने लगा दिया बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब ये तो कहीं स्टेटमेंट नहीं है, तो दूसरी स्टेटमेंट हमें कहीं नहीं दिख रही। तो अपना लॉजिक लगाओगे तो तुम लॉजिक से ही तो बोलोगे हाँ भाई ये है कि भैया आप कंपटीशन में क्रॉस कर रहे हैं लोग, तो बहुत डिफिकल्ट है ट्रैवलिंग, लोगों को ट्रैवल करना, ये तो तुम लगाओगे लॉजिक से। पर यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया हुआ, जो स्टेटमेंट में नहीं दिया होगा, ये चैप्टर बहुत वो है कि ट्रिकी है, इसको बार बार समझना पड़ता है, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगी इसको, ठीक है भाई। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, इसका 1 ऑनली आ जाएगा। मैंने कोशिश की है तुम्हें आसान से समझाने की, बाकी तुम्हें फिर इसको बार बार करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। अब ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज coupled with depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in days to come, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, रिसोर्स इकोनॉमी जिसने पढ़ी हो, तो रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स तो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स तो किसी कंट्री के पास नहीं है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो बाहर तुम्हारे रिसोर्सेज पे आएगा, तो उसके साथ साथ रिसोर्स भी डिप्लीट करते जाएंगे, रिसोर्स भी कम होते जाएंगे, क्योंकि अब 100 बंदों को खाना खिलाना था, अब 1000 बंदों को खिलाना पड़ रहा है, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, तो वो रिसोर्स डिप्लीट होंगे। तो ये सिनेरियो आगे बनते जा रहा है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आने वाले दिनों में, ये स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन में क्या लिख रहा है,
कंक्लूजन फर्स्ट दे रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। ये कहां स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि डेवलपिंग कंट्री की पॉपुलेशन विल नॉट कंटिन्यू, बढ़ेगी ही नहीं, कहां दिया है? वो तो ये बोल रहा है कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज है, साथ साथ रिसोर्स डिप्लीट कर रहे हैं, ये सिनेरियो बनेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। यहां पे तो ये दिए ही नहीं है कि भैया पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं करेगी आप, ये कहां दिया हुआ है? तो इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं नजर आता, तो गलत है ये। दूसरा कंक्लूजन दिया है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यहां से हम ये सोच सकते हैं, अब इस स्टेटमेंट को क्रैक करो तो इसमें क्या है, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ कब प्रोवाइड करते हैं? डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ कहां से जुड़ा है? खाना, तुम्हारे पास फूड अच्छा न्यूट्रिशन होगा, मतलब हर चीज जड़ी है किसके पास? तुम्हारे पास रिसोर्सेज होंगे। जब रिसोर्सेज होंगे तो डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम दे पाओगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पाओगे। तो यहां पे तो रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो डिप्लीट जब रिसोर्स हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली गिरेगी ही गिरेगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगी तो लोग, गवर्नमेंट के लिए तो डिफिकल्टी होगा फॉर द गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग टू प्रोवाइड क्वालिटी। तो ये इससे निष्कर्ष ये निकलता है, आया समझ? ये 2-3 बारी वीडियो देखोगे फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया। अब देखो, अब ये तुम्हारा वेन डायग्राम का मैं अलग से लूंगा, जिसमें ठीक है कितने हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, तो कितने ये बोलेंगे, कितने इकट्ठे बोलेंगे, ये वाला वो वेन डायग्राम का। अब ये तो बिल्कुल बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे दिया है साइंस फिजिक्स इकोनॉमी, ठीक है। ये इसलिए इसे मैं करवा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि अब टाइम लिमिटेड है तो बार बार हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग वीडियो है, तो एक में ही 2-3 कंसेप्ट करवा दूंगा। अब ये देखो, जब बोला है साइंस, वो साइंस में ही फिजिक्स आएगी। ये साइंस होगी तो साइंस के अंदर फिजिक्स आनी चाहिए, यही होगा। अब इकोनॉमी साइंस के अंदर नहीं आती, इकोनॉमी सोशल साइंस के अंदर आती है, तो इकोनॉमी यहां पे बाहर आएगी। तो ये साइंस है, साइंस के अंदर फिजिक्स, इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है, वो सोशल साइंस के अंदर आता है। साइंस के अंदर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, तो ये इकोनॉमी। तो ये कहां से ये मैच कर रहा है? ये वाला है, ये साइंस आ गया, साइंस के अंदर फिजिक्स आ गए, इकोनॉमी तुम्हारी बाहर आ गई। अगर होता साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां आ जाता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री यहां आता, साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, इकोनॉमी बाहर आ जाता। तो ये वेन डायग्राम ऐसे बनती है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो जो रिलेटेड चीजें हैं वो ऐसे आएंगी, जो रिलेटेड नहीं है वो बाहर आएंगे उसके, तो इकोनॉमी ऐसे बाहर आ जाता। तो साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, इकोनॉमी ऐसे बाहर आ जाता। तो ये वेन डायग्राम का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। हम वेन डायग्राम का पूरा प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे, पर ये तो है ही कुछ नहीं है ना, ये तो ईजी है। अब एक बोर्ड मास का क्वेश्चन भी था, वो भी इधर ही देख लो। अब ये देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन तो पता ही होगा, इजी होता है, कुछ होता नहीं है उसमें। ब्रैकेट ऑफ, पहला ब्रैकेट उड़ानी है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करता है, ठीक है ना। ब्रैकेट है ही नहीं इसमें। अब वो कह रहा है माइनस की जगह, माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड लिखो, लिख दिया भाई। प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखो, लिख दिया। डिवाइड की जगह माइनस लिखो, लिख दिया। मल्टीप्लाइड की जगह प्लस लिखो, लिख दिया, ठीक है। अब बताओ कौन सा सब में लिखोगे, कौन सा फिर सही है? पहला ही सही निकल जाता है। अब सबसे पहला ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट ही नहीं है। उसके बाद डिवाइड आता है, डिवाइड करो। सबसे पहला डिवाइड 30 डिवाइड बाई 6, 30 डिवाइड बाई 6 क्या आता है? 5 6 30, 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई करो, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 प्लस 4 माइनस 2। उसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है। 25 प्लस 4 29 हो जाएगा, 29 माइनस 2, फिर लास्ट में यही सब्ट्रैक्शन, 29 माइनस 2 27 आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड मास का ऐसे चलना है, पहला ब्रैकेट को खोलो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई। अगर कमेंट में बता देना अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए बोर्ड मास की, और जो पीछे वाला कंसेप्ट कराया वेन डायग्राम का, वैसे तो है नहीं जरूरत, तो मैं वो उसके अलग वीडियो भी बना दूंगा, पर मैं इसलिए इधर करा रहा हूँ कि थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाए। अगर चाहिए फिर भी तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब ऐसा ही, अब आगे को हम क्या करने वाले हैं, आगे का तो एक मैंने बताया वेन डायग्राम का लेंगे, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन,
इस पे अगर टॉपिक चाहिए फिर भी कमेंट कर देना। डायरेक्शन सेंस पे टॉपिक चाहिए, ब्लड रिलेशन पे टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर देना। इन दोनों पे अगर टॉपिक चाहिए तो वैसे अगर आता है तो फिर मैं और मैथ ही करूँगा, फिर प्रॉफिट लॉस करवा दूंगा। अगर नहीं आता तो फिर ये, क्योंकि ये इजी नंबर खींचने हैं यहाँ पे, ये आता ही है, ठीक है। तो ये अगर ये चाहिए तो फिर भी मेरे को कमेंट बता देना, ठीक है। ओके।